अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डेक्कन हेराल्ड से लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। अगर हम डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट की बात माने तो यूएस इंजन मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर से अगस्त की जो इंजन डिलीवरी टाइमलाइन है उसको मिस कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगस्त में वो दो F404 इंजन को डिलीवर करेंगे जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो इस टाइमलाइन को मिस कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत का डिफेंस प्रोग्राम एक बार फिर से जो स्ट्रगल है वो करता नजर आ रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस समय भारत जो है बेसिकली जो यहाँ पर अब डिले है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और जनरल इलेक्ट्रिक ने प्रीवियसली ये प्रॉमिस किया था कि प्रत्येक महीना तकरीबन वो दो इंजन्स को डिलीवर करेंगे। अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सिर्फ दो इंजन ही डिलीवर किए जा सके हैं। पहला इंजन मार्च में डिलीवर किया गया था और दूसरा इंजन जुलाई में डिलीवर किया गया था। और कंपनी ऑलरेडी जो एडिशनल यूनिट है उन्हें अगस्त में सप्लाई करने के लिए कमिटेड थी, लेकिन अभी तक वो इस टाइमलाइन को मीट नहीं कर सके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने एश्योर कर दिया है अथॉरिटीज़ को कि वो 3 से 5 इंजन सितंबर में डिलीवर करने वाले हैं, यानी कि जो इंजन अगस्त में डिलीवर नहीं हो पाए थे उन्हें सितंबर में कवर अप करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो डिले को जो मेकअप है वो कर सकें। और जो अभी दो इंजन अगस्त वाले हैं वो सितंबर में मिला के डिलीवर किए जाएंगे। F404 इंजन की बात करें तो तेजस मार्क 1A के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। हमने 2021 में 83 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था जिनकी लागत 46,898 करोड़ रुपए की थी और हमने बाकायदा इसके लिए जो डील है वो साइन कर रखी है। इसके अलावा एडिशनल 97 जेट्स की जो मंजूरी है वो अभी हाल ही में दी गई है, जिसके बाद से जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस ईयर एंड तक साइन किए जाने की उम्मीद है। या बहुत खींच करके मार्च 2026 तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा, जिसके बाद से भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें हमें इजाफा होता नजर आएगा। और उसके बाद शुरुआत होगी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए उतना ही क्रूशल है जितना कि तेजस मार्क 1A है। तो देखते हैं आगे की रिपोर्ट्स हमें क्या दिखाती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने कंफर्म कर दिया है कि वो तकरीबन 150 यूनिट रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी आरपीएसए के खरीदने वाले हैं, जो कि स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाले हैं, जिन्हें प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और ये मल्टी रोल मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर अजीब बात यह है कि भारतीय वायुसेना अभी सिर्फ 50 यूनिट को लेकर प्रतिबद्ध है, जबकि भारतीय थल सेना ने 100 यूनिट्स को खरीदने के लिए जो इच्छा है वो व्यक्त करी है। और अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है कि ये जो यूकैप अभी यहाँ पर प्लान किए जा रहे हैं ये सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा इनमें जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी हमें देखने को मिलनी चाहिए और ओवरऑल जो इनका स्टेल्थ है वो सभी स्पेक्ट्रम में मेंटेन होना चाहिए। ये हाईली मनरेबल होने चाहिए और सस्टेन इंस्टेंटेनियस जो हाई जी लोड यहाँ पर कह सकते हैं मनूवर्स हैं वो करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनल वेपन बे का जो प्रोविज़न है वो भी सामने रखा गया है, जहाँ पर ये तकरीबन 4000 किलोग्राम तक का जो वेपन पे लोड है उसको कैरी करने में सक्षम होने चाहिए। और ये एयर टू ग्राउंड या फिर कह सकते हैं एयर टू एयर एयर टू एयर अटैक कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग प्रोग्राम को पूरा करने के लिए कंपैटिबल होने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि लॉयल विंगमैन रोल में भी इनका यूज़ होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें प्रोग्रामेबल जो फ्लाइट प्रोफाइल है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे खास चीज़ ये है कि अपने साथ ये एडवांस जो पेलोड है जो कि सर्वेलेंस मिशन में यूज़ हो सकते हैं, यानी यह कह सकते हैं कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इसमें हमें ऑटोनोमस एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी देखने को मिलेगी और इनकी जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 15 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी रिक्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए बाकायदा जो कार्य है वो ऑलरेडी चल रहा है। और इस समय रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि डिफेंस असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है इसका उद्देश्य ये है कि ये इसकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे, ताकि ये जो रीजनल थ्रेट हैं चाइना और पाकिस्तान की उनको काउंटर करने में सक्षम हो। और इसके अलावा इसमें AI ड्रिवन ऑटोनोमी हमें देखने को मिलेगी, जो कि इंटरनल वेपन बे के साथ कपल होगी और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बेसिकली आरपीएसए की अगर हम बात करें तो इसे घातक यूकैप के नाम पे भी जाना जाता है या रेफर किया जाता है। और इसके अलावा इसके हमें अलग अलग इटरेशंस देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग रोल को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। ये एक हाई स्पीड स्टेल्दी अनमैन प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि डीप स्ट्राइक मिशन के लिए ज़रूरी है, एयर सिक्योरिटी को कर पाएगा, मैन अनमैन टीमिंग मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा और इसका वजन अप्रॉक्सीमेटली 13 टन होने वाला है। और सबसे खास बात तो ये है कि हमें फ्लाइंग विंग डिज़ाइन में देखने को मिलेगा, जिसके चलते इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होगा, जिसके लिए एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए इनको डिटेक्ट कर पाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
इसको पावर करने के लिए जो ड्राई कावेरी वेरिएंट है बेसिकली उसका यूज़ किया जाएगा, जो कि तकरीबन 51 से 52 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और ये जो आरपीएसए है, इसे बेसिकली तो वैसे तो सबसोनिक फ्लाइट के लिए यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अभी सुपरसोनिक फ्लाइट है वो भी अचीव की जा सकती है इनके लेटर इटरेशंस में। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पर बात करें आरपीएसए की, तो ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इनिशियली अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने जो बात करी है बेसिकली ये जो बेसिकली 150 यूनिट की बात की गई है, इसमें हमें वहाँ फ्यूचर में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ 50 यूनिट से ही संतुष्ट हो जाएगी, ये नंबर आगे चल के 100 क्रॉस करेंगे। एक एस्टिमेट बताया जा रहा है कि आगे चल के भविष्य में भारतीय वायुसेना भी तकरीबन 150 यूनिट के आसपास ऑपरेट करने वाली है, जिसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें भारत पे देखने को मिलने वाले हैं। और इन्हें भारत के दृष्टिकोण से गेम चेंजर प्लेटफॉर्म के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो कि हमारी ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों नीड्स को पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे अगली बड़ी अपडेट एमका प्रोग्राम को लेकर आ रही है। चाइना की बढ़ती एडवांस कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए भारत और जापान एक बार फिर से एक दूसरे के पास आते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से एक दूसरे के पास आने से हमारा तात्पर्य जो है वो सैन्य समझौते को लेकर है। और ये सैन्य समझौता हो सकता है एक लॉन्ग रेंज की एयरवेयर मिसाइल का, जो कि जापान और भारत मिलकर विकसित करेंगे, जिनका यूज़ क्रमशः हमें जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और जापान का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है यानी जीकैप प्रोग्राम है, इसमें देखने को मिल सकता है। ये एक कटिंग एज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल होने वाली है, जो कि एमका और जीकैप दोनों के लिए कंपैटिबल होगी। और इसके लिए जो पोटेंशियल पार्टनरशिप है वो हमें दोनों देशों के बीच में देखने को मिल सकती है। हालांकि यूँ तो हमें हाल ही में चीन और भारत के जो आपसी संबंध हैं इनमें सुधार आता दिखाई पड़ा है, लेकिन भविष्य में हमें ये भी पता है कि जैसे ही अमेरिका के साथ भारत का विवाद कम होगा, ये जो एक बार तनाव की स्थिति है ये फिर से बनेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा है वो कम नहीं होने वाली है। एक तरफ चाइना के पास जहां PL-16, PL-17 जैसी एडवांस मिसाइल्स हैं जो कि डिप्लॉय की जा रही हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा की है, तो वहीं उनको काउंटर करने के लिए भारत भी अब इस एडवांस मिसाइल प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है, जो कि क्रमशः हमें एमका के लिए देखने को मिलेगी। इसकी एस्टिमेटेड रेंज 160 से 180 किलोमीटर के बीच में हो सकती है, यानी ये अस्त्र मार्क 2 की श्रेणी की होने वाली है। और माना यह भी जा रहा है कि इसमें बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अस्त्र परिवार की मिसाइल भी देखें तो अस्त्र मार्क 2 भी 160 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखती है, तो वहीं अस्त्र मार्क 3 हमें 300 किलोमीटर के आसपास जो रेंज है वो प्रदर्शित करती है। अब देखना ये है कि ये जो आपसी प्रपोजल आया है इसको मंजूरी कब तक मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।